हेलो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम ईवीएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। तो देखिए, पहली टॉपिक क्या है? खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन। खाद्य श्रृंखला क्या है? खाद्य श्रृंखला वह क्रम है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाता है और इस प्रकार ऊर्जा एवं पोषक तत्व एक स्तर से दूसरे स्तर तक प्रवाहित होते हैं। तो देखिए, पूरे इकोलॉजी में एनर्जी का जो मेन सोर्स होता है वो सन है। सन से सबको एनर्जी मिलती है। इसमें तीन चीजें होती हैं। पहला होता है प्रोड्यूसर, दूसरा होता है उपभोक्ता, तीसरा होता है अपघटक। इंग्लिश में इसे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर कहते हैं। उत्पाद जो होते हैं यानी प्रोड्यूसर जो होते हैं वह स्वपोषी होते हैं यानी ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ मतलब होता है जो अपना भोजन खुद बनाए, यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा सन से एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो अपना भोजन खुद बनाए, तो उसे कहते हैं ऑटोट्रॉफ। ये जो होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं। अब है आपका उपभोक्ता यानी कंज्यूमर। कंज्यूमर होता है, इसके तीन कंज्यूमर जो होते हैं ये तीन भाग में बटे होते हैं। एक होता है प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर। प्रथम श्रेणी का जो उपभोक्ता होता है वह शाकाहारी होता है। जैसे एग्जाम्पल में जैसे बकरी, भेड़, ये सब जो आती हैं ये शाकाहारी होते हैं। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर जो होता है वो सर्वाहारी होता है, वह सब कुछ खाता है। अब तीसरे श्रेणी में जो उपभोक्ता है वह सबको खाकर अपना पेट भरता है। देखिए, जो खाद्य श्रृंखला होती है इसमें किसी चीज का बढ़ जाना ये घातक होता है, क्योंकि नेचर जो होता है ये अपना बैलेंस बनाए रखता है। तो इसमें अब देखिए, जो प्रोड्यूसर है उसको जो प्राइमरी कंज्यूमर है टिड्ढा, ग्रॉस हॉपर इसको खाएगा। फिर उसके बाद जो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है उसको मेढक खाएगा। सेकेंडरी कंज्यूमर जो होता है वो ग्रॉस हॉफर को खाएगा। फिर जो टर्सरी कंज्यूमर होता है यानी स्नैक, ये मेढक को खाएगा। फिर जो टॉप का कंज्यूमर होता है ईगल, ये जो होता है ये स्नैक को खाएगा। फिर इन सब की अगर जब डेथ हो जाएगी तो जो बैक्टीरिया, कवक यानी फंगस, केचुआ, अर्थवर्म, इन सबको खा के इसको अपघटित कर देता है। फिर ये डिकम्पोज हो जाते हैं। तो जो नेचर होता है वो अपना बैलेंस खुद बनाता है। पहले ये इसको खाता है, फिर ये इसको, फिर ये इसको, ऐसे स्टेप बाय स्टेप लास्ट में ये सब मिट्टी में मिल जाते हैं। अब देखिए, ऊर्जा मुख्य बिंदु इसका क्या है? ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, उत्पादक से उपभोक्ता की ओर होता है। जो फूड चेन होता है इसकी लीनियर एनर्जी होती है, इसकी जो एनर्जी का प्रवाह होता है वो एक ही दिशा में होता है। प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का कुछ भाग नष्ट हो जाता है। अब घटक मृत जीवों और अपशिष्ट को तोड़कर पोषक तत्वों को पुनः मृदा में लौटाते हैं, जिससे चक्र पूरा होता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। तो वही चीज देखिए, अब यहाँ भी है कि खाद्य श्रृंखला की जो आकृति है यहाँ पे है, घास है उसको टिड्ढा खाएगा, टिड्ढे को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, सांप को चील खाएगा। फिर ये सारे जो है ये सब अगर इनकी डेथ हो जाती है, ये सब मर जाते हैं, तो फिर उसके बाद ये अपघटित हो जाते हैं, फिर ये सॉइल में मिल जाते हैं। अब यह जीवों के बीच भोजन और ऊर्जा के संबंध को स्पष्ट करती है। जो फूड वेब होती है यह जीवों के बीच भोजन और ऊर्जा के संबंध को स्पष्ट करती है। फिर ये क्या है? यह पारिस्थितिकीय तंत्र को संतुलन बनाए रखती है। कृषि, वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण अध्ययन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
अब देखिए पिरामिड क्या होता है। पिरामिड जो होता है उसमें हम प्रोड्यूसर को रखते हैं। पिरामिड में हम प्रोड्यूसर को रखते हैं, कंज्यूमर को रखते हैं और फिर डिकम्पोजर को रखते हैं। तो इसमें जो एनर्जी ऑफ पिरामिड होती है ये अस्थल की पिरामिड होती है, क्योंकि जो अस्थल वाली पिरामिड होती है इसमें ज्यादा उत्पाद यानी प्रोड्यूसर जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। और शीर्ष पे जो अब घटक होते हैं यानी शीर्ष पे जो होते हैं उपभोक्ता शीर्ष उपभोक्ता जो होते हैं वो कम होते हैं। एनर्जी पिरामिड जो होता है वो हमेशा अपवर्ड होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो 10% की एनर्जी है वो काम करता है, लॉ ऑफ एनर्जी है कि जो उत्पादक है उसके पास 100% एनर्जी है, फिर उसके बाद इस जो प्राथमिक उपभोक्ता है उसके पास 10% जाएगी, फिर उसके बाद जो सेकेंडरी उपभोक्ता है मेढक के पास 1% जाएगी, फिर उसके बाद जो तृतीयक उपभोक्ता है उसके पास 0.1% जाएगी, फिर जो शीर्ष उपभोक्ता है उसमें 0.01 एनर्जी जाएगी। कि ये आपका हो गया एनर्जी पिरामिड कि यहाँ जो उपभोक्ता है उसकी संख्या ज्यादा है, फिर उससे कम प्राथमिक उपभोक्ता की, उससे कम सेकेंडरी की, उससे कम टर्शियरी की, फिर उसके ऊपर टॉप की। अब नेक्स्ट है फूड वेब। फूड वेब क्या होता है, किसी पारिस्थितिकीय तंत्र में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और एक जटिल नेटवर्क का निर्माण करती हैं जिसे खाद्य जाल यानी फूड वेब कहते हैं। यह जाल ऊर्जा के प्रवाह को कई दिशाओं में संभव बनाता है। तो अब इसमें क्या होता है कि देखिए जो प्रोड्यूसर होते हैं हरे पौधे, जो प्रोड्यूसर होते हैं हरे पौधे, इसको रैबिट खाएगा, फिर इसको मछली खाएगी, इसको ड्रैगन फ्लाई खाएगी, इसको ग्रॉस हॉपर भी खाएगा। अब ग्रॉस हॉपर को छोटी पक्षी खाएगी, कीट भक्षी इंसेक्टिवोरस बर्ड खाएगी और मेढक खाएगा। अब मेढक को जो है स्नैक खाएगा, आउल खाएगा। अब इसको स्नैक को हॉक खाएगा। तो ये जो होता है ये पूरा हमारा फूड वेब होता है। फूड वेब जो होता है वो नॉन लीनियर होता है। फूड चेन जो होता है वो लीनियर होता है, फूड वेब जो होता है वो नॉन लीनियर होता है। इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह होता है उसमें वैकल्पिक आहार संबंध होते हैं। खाद्य जाल में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी जाती हैं। यह किसी एक जीव की संख्या घटती या समाप्त होती है तो अन्य खाद्य स्रोत उपलब्ध होने से पारिस्थितिकीय तंत्र का संतुलन बना रहता है। यह पारिस्थितिकीय तंत्र को अधिक स्थिरता प्रदान करती है। ये आपका हो गया फूड वेब। अब देखिए आपका आया ऊर्जा प्रवाह यानी एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो क्या है, इसका तात्पर्य है पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का एक जीव से दूसरे जीव का क्रमिक रूप से स्थानांतरण। ऊर्जा का यह प्रवाह एक दिशा में होता है और यह निरंतर घटता जाता है। इसको 10% एनर्जी लॉ भी कहते हैं। इसको लिंडरमैन नामक साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इसको लिंडरमैन का नियम भी कहते हैं। इनके अनुसार यदि हम ऊर्जा को एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफर करते हैं तो ऊर्जा पूरा नहीं जाता, बस 10% जाता है। मान के चलिए सूरज के 1 लाख कैलोरी ऊर्जा आई तो प्लांट केवल 10,000 एब्जॉर्ब करेगा। अब बकरी पेड़ खाएगा
तो उसमें 10% गया तो वह 1000 होगा। अब बकरी को मानव खाएगा तो उसमें जो बकरी को मानव खाएगा तो उसमें 10% मिलेगा, यानी 100। अब शेर खाएगा, शेर को भी 10% मिलेगा तो वो 10 होगा। अब शेर मर गया, उसको चील खाएगा तो उसमें 1% मिलेगा। सबसे कम ऊर्जा अपघटक को ज्यादा प्रोड्यूसर को, सबसे कम ऊर्जा जो होती है वो अपघटक को मिलती है और सबसे ज्यादा ऊर्जा जो होती है वो प्रोड्यूसर को मिलती है। तो आप खाद्य श्रृंखला में जितना आगे रहेंगे एनर्जी उतनी ज्यादा, और पीछे रहेंगे तो एनर्जी उतनी कम मिलेगी। अब देखिए ऊर्जा प्रवाह की जो विशेषताएं हैं। ऊर्जा प्रवाह एक दिशा में होता है। हर पोषण स्तर पर ऊर्जा को हानि होती है, मुख्यतः उष्मा के रूप में। लगभग केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषण स्तर में स्थानांतरित होती है। फिर नेक्स्ट है कि ऊर्जा का पुनर्चक्रण नहीं होता है, इसलिए इसे निरंतर सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा पूरा किया जाता है। इस प्रकार सूर्य से प्राप्त ऊर्जा पौधों द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होकर विभिन्न पोषण स्तरों से होते हुए पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवाहित होता है। ये तो हो गया आपका ऊर्जा का प्रवाह। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपकी एनवायरमेंट की पॉल्यूशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अब प्रदूषण को देखते हैं, यानी पॉल्यूशन। जो हमारे पर्यावरण घटक हैं, वायु, जल है, मृदा है, उसमें अवांछनीय पदार्थ जो अनचाही चीजें हैं उनमें शामिल हो जाती हैं, तो उसी को हम प्रदूषण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम वायु को देखते हैं। वायु की जो एक संरचना है तो फिक्स है, इतनी मात्रा में नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन की मात्रा 21 के लगभग है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये जो मात्रा है वह फिक्स होती है। यदि इस मात्रा में कोई अनचाहे बदलाव हो, इसी बदलाव को प्रदूषण कहते हैं। अब आइए देखते हैं वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या है? तो वायु प्रदूषण क्या होता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में जो वायु की संरचना है, उन संरचना में कोई अवांछित बदलाव होता है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। इसके क्या कारण होते हैं? वायुमंडल में सारी क्रियाएं जिनके कारण धुआं या किसी प्रकार की गैस वायुमंडल में मिल जाती हैं, तो सभी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए देखा जाए, जैसे वॉल्केनो है, फॉरेस्ट फायर है, कार्बनिक पदार्थों का डिकम्पोजिशन है यानी अपघटन है। तो जो ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी के माध्यम से जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें निकलती हैं, जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। इसके अलावा जंगल में कई बार प्राकृतिक आग लग जाती है। बड़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। कार्बनिक पदार्थों का अपघटन में जब कोई सजीव पदार्थ पानी के साथ मिलकर अपघटन की प्रक्रिया करता है तो वहां मीथेन गैस रिलीज होती है। कई बार पूछा गया है कि पशुओं के जुगाली करने में कौन सी गैस रिलीज होती है, तो उसमें जो होती है मीथेन गैस रिलीज होती है। वाहन से निकलने वाले धुआं में कार्बन मोनोऑक्साइड और सीसा पाया जाता है। कारखानों से कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। गैस रिसाव से जो भोपाल में हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, जो वायु प्रदूषक का रूप ले लिया था। इसके अलावा है सर्वाधिक वायुमंडल को प्रदूषित करने वाली जो गैस होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। इसका देखिए प्रभाव क्या होता है।
अम्ल वर्षा, स्वास्थ्य समस्या, मरकरी से पेट में समस्या। अब इसके उपाय क्या हैं? वायु गुणवत्ता सूचकांक के माध्यम से जो हम वायु परीक्षण है उसको करते हैं। दूसरा है एक जैविक तरीका है, लाइकेन के माध्यम से वायु की गुणवत्ता चेक करते हैं। सौर ऊर्जा, और इसको कैसे बचाया जा सके, जैसे हम जो सौर ऊर्जा का उपयोग करें, पवन ऊर्जा का उपयोग करें और वृक्ष लगाएं, तो इन सब से जो होता है ये हमारे वायु प्रदूषण, जो एयर पोल्यूशन होते हैं वो कंट्रोल होते हैं। देखिए फिगर में दिया हुआ है, इसके सोर्स क्या है? वाहन का धुआं, कारखानों का उत्सर्जन, धूल कण, जलाने वाली क्रियाएं। अब इसके प्रभाव क्या है? श्वसन रोग, आंखों में जलन, अम्ल वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग। ये हो गया आपका एयर पोल्यूशन। अब आपका है जल पोल्यूशन। तो आइए देखते हैं जल पोल्यूशन क्या होता है। तो देखिए जल जो होते हैं वो दो स्तर पर उपलब्ध होता है। एक तो जल होता है वो जमीन के ऊपर और एक होता है जमीन के नीचे। जो जमीन के नीचे है उसे भूमिगत जल कहते हैं। ये भी काफी पॉल्यूशन के कगार पर है। जो पीने योग्य पानी है काफी पॉल्यूटेड हो गए हैं और पीने पर कई डिजीज काज करते हैं। ये पॉल्यूटेड क्यों होते हैं? जब इनमें आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात किया जाता है और जिसमें पता चलता है कि जल कितना प्रदूषित है। पॉल्यूटेड वाटर देखने के लिए उसका पीओडी लेवल जो है वो देखते हैं। जितना ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होगी जल उतना ही शुद्ध होगा, और जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी वो वाटर उतना ही पॉल्यूटेड होंगे। जो जल पृथ्वी की सतह पर है उसमें औद्योगिक कचरा या किसी भी प्रकार का कचरा जल में जाकर पॉल्यूट करता है। इसका प्रभाव क्या होता है? हैजा होता है, पीलिया रोग होता है, पशु जीवन पे ये प्रभाव करता है। इसके ये बहुत ही नकारात्मक असर डालता है। अब इसमें फिगर में देखिए उद्योगों का अपशिष्ट जो इसका स्रोत है, घरेलू सीवेज है, कृषि अफवाह है, प्लास्टिक और कचरा है। अब इसका प्रभाव क्या होगा? ये जल जनित रोग है, जैसे टाइफाइड, जलीय जीवों की मृत्यु, जल की गुणवत्ता में कमी, पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान। अब देखिए ये तो आपका हो गया वाटर पोल्यूशन। फिर आपका आ गया सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन क्या है? जब किसी मरुस्थलीय क्षेत्र में जब उसकी उर्वरता कम होती है और अनवांटेड चीजें मिल जाती हैं उसको हम सॉइल पोल्यूशन कहते हैं। इसके कई कारण होते हैं। खेती के दौरान रासायनिक उर्वरक, पेड़ पौधों को काटना, मृदा अपरदन, ये जो होते हैं ये सॉइल पोल्यूशन होते हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है, फसल उत्पादन में कमी आती है, भूजल प्रदूषण होता है, मानव स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। अब आइए देखते हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण वह है जब ध्वनि की मात्रा अपने सीमा से अधिक हो जाती है तो उसी को हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। इसके सोर्स क्या है? यातायात, वाहन, लाउडस्पीकर, निर्माण कार्य, औद्योगिक मशीनें। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है? श्रवण शक्ति में कमी आती है, तनाव होता है, चिड़चिड़ापन होता है, नींद में बाधा आती है, हृदय रोग का खतरा रहता है। ये आपका हो गया नॉइस पोल्यूशन। नेक्स्ट है उष्मी पोल्यूशन। ये थर्मल पोल्यूशन होते हैं। इनके जो सोर्स होते हैं वो ताप विद्युत संयंत्र होते हैं, औद्योगिक गर्म पानी होते हैं, रिफाइनरी और कारखाने होते हैं। इसका जो प्रभाव होता है वो जल का तापमान बढ़ जाता है, जलीय जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है, पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाता है।
ये हो गया आपका उसमें पॉल्यूशन। अब है आपका छठा रेडियोधर्मी पॉल्यूशन। रेडियोधर्मी पॉल्यूशन जो होते हैं वो, इसका जो सोर्स होता है वो परमाणु संयंत्र होता है। रेडियोधर्मी कचरा होता है। चिकित्सा और अनुसंधान, परमाणु परीक्षण, इसका जो प्रभाव होता है कैंसर का खतरा, अनुवांशिक विकार, पारिस्थितिकी तंत्र में नुकसान, दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव। अब इन सब प्रदूषण को रोकने के कारण क्या है? हम वृक्षारोपण करें, कचरे का सही जगह निपटान करें, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, जल का संरक्षण करें, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करें, पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें। अब ये आपकी हो गई पॉल्यूशन की जितनी टॉपिक थी वो कवर हो गई इसमें। अब आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्मीकरण। अब देखिए ये क्या होता है। वैश्विक उष्मीकरण वह प्रक्रिया है जिनमें ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O, CFC आदि की अधिकता के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में उष्मा फंस जाती है, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि सूर्य से आने वाली उच्च ऊर्जा वाली किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं। फिर पृथ्वी की सतह इन किरणों को अवशोषित करके उष्मा में बदल देती है। पृथ्वी से उष्मा वापस वायुमंडल में जाती है। फिर ग्रीन हाउस गैसेस इस उष्मा किरणों को अवशोषित कर लेती हैं, वापस पृथ्वी की ओर प्रतिबिंबित करती हैं, जिससे उष्मा फंस जाती है और तापमान बढ़ता जाता है। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O, CFC, ओजोन आदि हैं। ये होगा आपका ग्लोबल वार्मिंग। वैश्विक उष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख प्रभाव। तो इसमें क्या होता है? तापमान में वृद्धि होती है, हिमनदों का पिघलना होता है, समुद्र स्तर में वृद्धि होती है, चरम मौसमी घटनाएं होती हैं। इसमें पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ा रहता है, गर्मी की लहरें और सूखे की स्थिति बढ़ती जाती है। अब हिमनदों का पिघलना, ध्रुवीय क्षेत्रों और पहाड़ों के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। नेक्स्ट है समुद्र स्तर में वृद्धि। समुद्र का जल स्तर बढ़ने से तटीय क्षेत्रों के बाढ़, कटाव और द्वीपों के डूबने का खतरा बढ़ रहा है। चक्रवात, बाढ़, सूखा, बारिश जैसी चरम मौसमी घटनाएं अधिक बार और तीव्र हो रही हैं। इसमें जैव विविधता पर भी प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक आवासों में परिवर्तन से कई जीवों की प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पे हैं। अनियमित बारिश, सूखा और अधिक तापमान में फसलों का उत्पादन घट रहा है और खाद्य संकट बढ़ रहा है। हीट स्ट्रोक, श्वसन रोग, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। सूखा और अनियमित वर्षा के कारण पीने के पानी में कमी और जल संकट गहराता जा रहा है। तो इसका समाधान क्या है? अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, पेड़ लगाएं, नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग बढ़ाएं, सार्वजनिक परिवहन और कारपूलिंग में बढ़ावा दें, ऊर्जा की बचत करें और पुनः चक्रण अपनाएं, प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रखें, पृथ्वी को संतुलित रखें। ये हो गया आपका ग्लोबल वार्मिंग। फिर आइए देखते हैं ओजोन परत, ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो ओजोन परत क्या है? वायुमंडल में विभिन्न गैसों की अलग अलग परतें मौजूद हैं। इन्हीं परतों में से एक परत है स्ट्रेटोस्फीयर। इसके मध्य एक ओजोन गैस की परत है।
ये स्ट्रेटोस्फीयर के 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के रेंज तक है। 90% भाग स्ट्रेटोस्फीयर में और 10% भाग इसका ट्रोपोस्फीयर में है। जब ये ट्रोपोस्फीयर में होता है तो उसे ग्रीन हाउस गैस का काम करता है, इसीलिए ग्रीन हाउस गैस में ओजोन भी है। और जब ये ट्रोपोस्फीयर में स्ट्रेटोस्फीयर में होता है तो जीवन के सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है। ये सूर्य से आने वाली यूवी रेज को 90 से 99% एब्जॉर्ब कर लेता है और पृथ्वी पर यूवी रे को नहीं आने देता है। ओजोन परत पतली होने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा और अनेक समस्याएं होंगी। इसका कारण क्या है? कारण है कुछ ऐसी गैसें जो वायुमंडल में ओजोन परत तक पहुंचाती हैं और उनसे रिएक्शन कर O3 को तोड़कर क्लोरीन में बदल देता है, जिसके कारण O3 की परत पतली होती है। सबसे महत्वपूर्ण गैस है CFC। जब एटमॉस्फेयर में पहुंचती है, ओजोन के साथ रिएक्शन करके उसे क्लोरीन में बदल देती है और O3 की परत पतली होती जाती है। सबसे बड़ा समस्या का कारण है कि जो ओजोन की परत है वो पतली होती जा रही है। समस्या का जो क्षेत्र है कि कहाँ पे ओजोन परत पतली होती जा रही है, ओजोन का सबसे पतला हिस्सा दक्षिणी ध्रुव यानी आर्कटिक पे देखा गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संबंध में है। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण डे होता है। तो इसमें क्या है कि यह परत सूर्य से आने वाली यूवी रे को अवशोषित करती है, पृथ्वी पर इसको आने से रोकती है। अब देखिए इसका मानव पे प्रभाव क्या है। मानव स्वास्थ्य पे प्रभाव है त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होना और पौधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। प्रकाश संश्लेषण में कमी, फसल उत्पादक घटता है, पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है। अब जलीय जीवों पर इसका क्या प्रभाव होता है। फाइटो फाइटोप्लैंक्टन प्रभावित होते हैं। जलीय खाद्य श्रृंखला पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मछलियों की संख्या घट जाती है। जैव विविधता में कमी परिस्थिति तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। बायोडायवर्सिटी में कमी आती है, परिस्थिति संतुलन बिगड़ता है, विभिन्न प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में है। अब सामग्री पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्लास्टिक, रबर, पेंट का क्षरण होता है, धातुओं में जंग लगती है, निर्माण सामग्री की आयु जो होती है वो घट जाती है। अब इसका समाधान क्या है। आइए देखते हैं इसका समाधान क्या है। इसमें जो है CFC और अन्य हानिकारक रसायनों का उपयोग कम करें। रेफ्रिजरेटर, AC की रसायन गैस लीक न होने दें। वैकल्पिक एवं पर्यावरण अनुकूलन तकनीक का उपयोग करें। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसे अंतरराष्ट्रीय समझौते का पालन करें। वृक्षारोपण करें, पर्यावरण में जागरूकता बढ़ाएं। ये हो गया आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन यानी ओजोन परत। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जिसे हम देखते हैं। आइए देखें। पहला क्वेश्चन है खाद्य जाल यानी फूड वेब विभिन्न प्रकार के मिलकर बना होता है। तो पहला है खाद्य श्रृंखला, दूसरा है कोशीय स्तर, तीसरा है खाद्य पदार्थ, चौथा है पारिस्थितिक तंत्र। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, खाद्य श्रृंखला, कि खाद्य जाल यानी फूड वेब विभिन्न प्रकार के खाद्य श्रृंखला से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
2 फूड चेन में प्रत्येक चरण को कोशीय स्तर ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है। प्रत्येक कोशीय स्तर पर ऐसे जीव होते हैं जो ऊर्जा प्राप्त करने का समान तरीका अपनाते हैं। पहला ऑप्शन है ओजोन परत, ऑप्शन बी कोशीय स्तर, ऑप्शन सी समताप मंडल, ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कोशीय स्तर यानी ट्रॉफिक लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 फूड चेन में स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफ को प्रथम पोषण स्तर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे क्यों रखा जाता है? क्योंकि वे अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि वे शाकाहारी होते हैं, क्योंकि वे कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों का उपभोग करते हैं, क्योंकि वे मृत जीवों का अपघटन करते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, क्योंकि वे अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जल संचय यानी वाटर हार्वेस्टिंग महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भूजल का पुनर्भरण करता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 गढ़वाल क्षेत्र में चिपको आंदोलन का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? इसका जो ऑप्शन सी है वनों की कटाई जो था इसका प्राथमिक लक्ष्य था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपशिष्ट जल संचार संयंत्र में बायोगैस निम्नलिखित में से किस पदार्थ से प्राप्त की जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी अपंग स्लज। स्लज क्या होता है कि जो कारखानों के बहने वाले नाले होते हैं उसके अंदर का जो कीचड़ होता है उसको हम स्लज कहते हैं। तो वही स्लज जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फसल संरक्षण क्रॉप प्रोटेक्शन में कीटनाशक के उपयोग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इस इंसेक्ट की बात कर रहा है जो क्रॉप प्रोटेक्शन इंसेक्टिसाइड है तो वो इंसेक्ट को ही नियंत्रित करेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी है इंसेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक विद्यालय के बगीचे में तितली अक्सर फूल पर आती है जबकि गिलहरियां मेवे नट्स को खाती हैं। ये दोनों जीव किस प्रकार से उपभोक्ता यानी कंज्यूमर है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डी तितलियां शाकाहारी होती हैं, गिलहरियां भी शाकाहारी होती हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जिन पदार्थों का अपघटन जैव प्रक्रियाओं द्वारा होता है उसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? जो मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस से जिसका डिग्रेडेशन हो जाए, जो जल्दी सड़ गल जाए उसको हम बायोडिग्रेडेशन कहते हैं। और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेशन, जैसे प्लास्टिक हो गए, धागा हो गया, ये सब जो जल्दी ना सड़े, जो जिसका जल्दी डिकम्पोजिशन ना हो उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन ओजोन परत ओजोन लेयर पृथ्वी को मुख्य रूप से किस प्रकार की हानिकारक कीड़ों से बचाती है? तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी यूवी रेडिएशन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के द्वारा ओजोन लेयर जो है वो हानिकारक किरणें हमारी अर्थ तक पहुंचने से बचाती है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। दैट्स ऑल।